हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में। ये वीडियो जो कि पेडागोजी ऑफ स्पेशल एजुकेशन जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सीरीज 8, इससे पहले 7 बन चुकी हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी भी प्रकार के स्पेशल एजुकेशन से संबंधित टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। कोई भी एग्जाम हो, DTPLSB हो, सीटेट हो, टेट हो या रीट हो, आने वाला जो मेन होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म हो, KBS NBS व्हाटएवर जो भी टीचिंग एग्जाम है उन सब में आता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस सीरीज में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलती रहे और आप एग्ज़ाम को निकाल सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 141 141 कहता है कि किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सभी बच्चों में सीखने का सामर्थ्य होता है, यानी कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, कोई भी हो। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रेडरिक फ्रोबेल, ऑप्शन बी जॉन डीबी, ऑप्शन सी जॉन हर्बर्ट, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी। तो क्वेश्चन नंबर 141 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रेडरिक फ्रोबेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 यानी कि 142 क्वेश्चन जो आपके सामने है। कहता है कि छात्र की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए डॉट डॉट छात्र की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए निर्धारण सामग्री पाठ्यक्रम या कक्षा के वातावरण में समायोजन को संदर्भित करता है ताकि वह भाग ले सके और अध्यापन अध्ययन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो इन चारों में से हमारा क्या सही जवाब होगा, चलिए देखते हैं। पहला है संपन्नीकरण यानी कि कंप्लीशन, दूसरा है परिवर्तन यानी कि चेंज, ऑप्शन सी अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन, या फिर ऑप्शन डी उपेक्षा यानी कि नेग्लेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुकूलन छात्र की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए बेहतर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 143 कहता है कि विश्व श्रवण उपकरण और ये जो विश्व है ये इसमें नहीं है। कहता है कि श्रवण उपकरण और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस क्या कहलाता है। श्रवण उपकरण और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस क्या कहलाता है, चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कनेक्टर, ऑप्शन बी कर्ण सांचा यानी कि ईयर मोल्ड, ऑप्शन सी माइक्रोचिप, ऑप्शन डी हिप्रो बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 143 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी हिप्रो बॉक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 जो आपके सामने है। कहता है कि विद्या प्रवेश किस तरह का कार्यक्रम है। देखिए, नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, आप वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकें। और केवल स्किप कर करके नोट डाउन कर लेंगे उससे भी काम नहीं चलेगा, वो क्यों सही है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, विद्या प्रवेश किस तरह का कार्यक्रम है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कम उम्र के बच्चे को विद्यालय हेतु तैयार करना, ऑप्शन बी अयोग्यता की शीघ्र पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन सी समावेशी कक्षा हेतु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रशिक्षित करना, या फिर ऑप्शन डी नए बच्चों के स्वागत हेतु शिक्षकों को तैयार करना। तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए कि कम उम्र के बच्चे को विद्यालय हेतु तैयार करना, उसको विद्या प्रवेश कहते हैं। यानी कि अगर आप विद्या यानी ज्ञान के लिए प्रवेश देना चाहते हैं तो सबसे पहले विद्यालय हेतु उसे तैयार करना होगा ताकि वहाँ जा करके वो बेहतर अपनी एक्टिविटी कर सके, सीख सके सारी चीज़ें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना का विचार किसका परिणाम है। यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है वो किसका परिणाम है, कौन देता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं होती तब तक जो एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए एक बेहतर जो स्ट्रेटजी है वो बन नहीं पाती है। देखते हैं हम। पहला है
शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, दूसरा यानी कि बी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी जिला प्राथमिक शिक्षा अभियान जो डीपीईपी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसने ये इस स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था और ये बेहतर भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 146 कहता है कि भाषा संरचना से संबंध रखने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। अगर कोई लैंग्वेज स्ट्रक्चर से रिलेट करता है तो आखिर वो क्या संबंधित है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाक्य यानी कि स्पीच, ऑप्शन बी भाषा विज्ञान यानी कि लिंग्विस्टिक्स, ऑप्शन सी संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन डी भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 146 146 146 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो लिंग्विस्टिक्स है, जो भाषा विज्ञान है या भाषा ही है, वो इससे रिलेट करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 147 का ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है आपके हरियाणा स्पेशल एजुकेशन एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ ईयर मोल्ड लेबोरेटरीज़ का गठन कब किया गया। यानी कि ईयर मोल्ड से रिलेटेड जो एक लेबोरेटरीज़ है उसका गठन कब किया गया है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 2010। क्वेश्चन नंबर 147 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148 148 क्वेश्चन जो आपके सामने है। देखते हैं कि छात्रों को एक विशेष व्यवस्था में और इस तरह से शिक्षित करने की कार्यप्रणाली है। यानी कि इन चारों में से क्या डॉट डॉट छात्रों को एक विशेष व्यवस्था में और इस तरह से शिक्षित करने की कार्यप्रणाली है जो व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से उनकी मतभेदों और आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पृथक्करण यानी कि सेपरेशन, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन, या फिर ऑप्शन सी इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, या फिर ऑप्शन डी मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही जो है एक देखिए व्यक्तिगत रूप से या विशेष रूप से या केवल उन्हीं बच्चों को जो शिक्षा करने की जो प्रणाली होती है वो विशेष शिक्षा कहलाती है। और जो मुख्य धारा है वो हमारा जुड़ता है समावेशी शिक्षा से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 149 149 क्वेश्चन नंबर 149 जो आपके सामने है। देखते हैं कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास दो कथन है। पहला है कि दिव्यांगता एक अभिशाप है, यह सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है दिव्यांग बच्चों को हमेशा सहायक की जरूरत होती है। अब इन दोनों कथनों के आधार पर हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत है, ऑप्शन सी केवल कथन पहला गलत है, या फिर ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों कथन गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 150। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। जो पीडीएफ अवेलेबल होती हैं वो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती हैं, मिल जाती हैं। दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है। कहता है कि सांकेतिक भाषा को पूर्णता प्रदान करने के लिए क्या अति आवश्यक होता है। यानी कि जो सांकेतिक भाषा है अगर हम उसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशन देते हैं उसको, आखिर क्या आवश्यक, वो भी अति आवश्यक है। बिना एसेंशियल पॉइंट आप क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक सांकेतिक भाषा को कभी पूर्ण नहीं माना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए शब्द यानी कि वर्ड, ऑप्शन बी व्यक्ति के दोनों हाथ यानी कि बोथ हैंड ऑफ पर्सन, या फिर ऑप्शन सी दाढ़ी का ना होना जो बियर्ड होती है, दाढ़ी मूछें, ऑप्शन डी हाव भाव। तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे ज़्यादा अति आवश्यक है। साइन लैंग्वेज विदाउट एक्सप्रेशन नॉट कंप्लीट। ये ध्यान रखिए, कभी भी
बिना हाव भाव के, बिना एक्सप्रेशन के साइन लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होती है। केवल हाथ चलाने से नहीं, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आने ही चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो आपकी साइन अधूरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है। कहता है कि VEC का पूर्ण रूप क्या है। ये SSA के अंदर वर्क करती है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। हमारे पास 4 ऑप्शन है। VEC, ऑप्शन ए विलेज एजुकेशन कमेटी, ऑप्शन बी विलेज एनवायरनमेंट कमेटी, ऑप्शन सी विलेज एजुकेशनल करिकुलम, या फिर ऑप्शन डी विक्ट्री ऑफ इन्हेंसमेंट कोडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 151 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विलेज एजुकेशन कमेटी, यानी कि जो गांव शिक्षा समिति होती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है। कहता है कि सिस्टम के इनपुट और आउटपुट के बीच का डेसिबल अंतर क्या होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अधिकतम आउटपुट, ऑप्शन बी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी गेन, ऑप्शन डी बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 152 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही गेन होता है जो अंतर को स्पष्ट करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 153 क्या कहता है, देखते हैं। कहता है कि जो लोग श्रवण बाधित पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो वो डेफ हुआ है, तो अगर जन्म हुआ है और वो बधिर है उसी समय भी, तो वो कौन सा बच्चा कहलाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला पूर्व भाषाई श्रवण दोष, ऑप्शन बी उत्तर भाषाई श्रवण दोष, ऑप्शन सी जन्मजात श्रवण दोष, ऑप्शन डी कार्यात्मक श्रवण दोष, यानी कि प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस, पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस, कंजेनाइटल हियरिंग लॉस एंड फंक्शनल हियरिंग लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 153 का जो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कंजेनाइटल हियरिंग लॉस जन्मजात श्रवण दोष होता है। कि भाई जब जन्म से है तो जन्मजात श्रवण दोष होगा, अगर बाद में होता तो एक्वायर्ड होता। मान लीजिए कोई चोट लग करके अगर किसी को कान में सुनने में दिक्कत होता है तो ये माना जाता है कि वो एक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है कि कौन सा दौरों का एक प्रकार नहीं है जो सीजर होता है। हम देखते हैं। पहला अटेक्सिया, ऑप्शन बी पेटिटमल, सी ग्रैंडमल, डी साइकोमोटर। क्वेश्चन नंबर 154 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साइकोमोटर जो है वो बिल्कुल भी एक प्रकार नहीं है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 155 जो आपके सामने है कि LAD की अवधारणा किसने दी। LAD क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा संप्राप्ति का साधन। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ब्रूनर, दूसरा नाम चॉम्स्की, तीसरा वाइगोत्स्की, चौथा यानी कि डी जो हार्वर्ड स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 155 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नॉम चॉम्स्की ने LAD की कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ही डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहता है। निम्नलिखित में से वाणी के प्राचल नहीं है। जो स्पीच होता है उसके कुछ पैरामीटर होता है, हर चीज़ का पैरामीटर होता है, स्पीच के भी पैरामीटर हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला आवाज़ की गुणवत्ता यानी कि वॉइस क्वालिटी, ऑप्शन बी अवधि यानी कि ड्यूरेशन, ऑप्शन सी पिच यानी कि जो कितना हाई पिच है, लो पिच है, या फिर ऑप्शन डी भाषा यानी कि लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 156 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज जो है ये वाणी का प्राचल नहीं है, बाकी वो तीनों ऊपर हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है, देखते हैं इसको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा है ये क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिए। कहता है कि IEDC मतलब जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के तहत किस प्रकार के बच्चों की शैक्षिक सुविधाएं नहीं है। मतलब वो सभी को नहीं एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देता है, कुछ ही बच्चों को देता है। देखते हैं कौन कौन से देता है।
ये कौन क्वेश्चन नहीं देता है? इनमें से जो नहीं देता है उसको चूज करना है। पहला है गामक विकलांग बच्चे, जो लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चे होते हैं। बी यानी कि कम एवं माध्यम श्रवण बच्चे, माइल्ड और मॉडरेटली जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं। या फिर ऑप्शन सी आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे। या फिर ऑप्शन डी बौद्धिक अक्षम। और बौद्धिक अक्षम में भी प्रशिक्षणीय समूह है। देखिए इसका आप देखेंगे जो क्लासिफिकेशन होता है इनका, तो उनमें से भी आप देखे होंगे कि किस तरीके से जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, जो जिसे हम मेडिकल कहते हैं, मेडिकल क्लासिफिकेशन, या साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या एजुकेशनल जो क्लासिफिकेशन है। अब इनमें से देखेंगे ना, तो एजुकेशनल में भी एडुकेबल, ट्रेनेबल, कस्टोडियल होता है। तो ये कहता है कि डी में कहता है बौद्धिक अक्षम प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनेबल ग्रुप को ये क्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 157 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि बौद्धिक अक्षम बट प्रशिक्षणीय समूह को ये सुविधाएं नहीं देता है, बाकी को देता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 क्या कहता है। कहता है कि कर्णसिक्त होंठ और चेहरे को देखकर किस अन्य व्यक्ति को समझने की क्षमता को कहा जाता है। जो हमारे होंठ और चेहरे हैं उसको देखकर किसी अन्य व्यक्ति को समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है, जो कर्णसिक्ति है। अब इनमें से आप देखिए 4 ऑप्शन बड़े कमाल के हैं। पहला क्या कहता है, वाक्पटन स्पीच रीडिंग। दूसरा है श्रवण यंत्र। तीसरा अवशेष श्रवण यानी कि जो थोड़ा बहुत बची हुई रेजिडुअल हियरिंग है। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 158 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्पीच रीडिंग। भाई वो स्पीच रीडिंग है क्योंकि वो होठों को पढ़ पा रहा है, चेहरे को पढ़ पा रहा है। और श्रवण यंत्र तो एक हियरिंग एड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 159 159 क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण संप्रेषण अप्रोच दिया, टोटल कम्युनिकेशन। अब देखते हैं कि जो ओरलिज्म, बाइलिंगुअलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन ये सब अप्रोच होते हैं। इनमें से हमारा कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है, किसने दिया। पहला है रोच एम्ब्रोइस, ऑप्शन बी सैंडर्स, ऑप्शन सी एल्पिनेर, डी रॉय होलकॉम। क्वेश्चन नंबर 159 159 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रॉय होलकॉम ने टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच दी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160 160 ये क्या कहता है कि यहां से ये नहीं होगा। लिखा है कि कौन सी ध्वनि, देखिए कौन कौन ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि कौन ध्वनि ऊर्जा को, यहाँ ध्वनि में छोटी एक मात्रा होगी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला माइक्रोफोन, बी एम्पलीफायर, सी रिसीवर, डी टेलीकॉल। क्वेश्चन नंबर 160 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, माइक्रोफोन। तो ये आज के 20 क्वेश्चन आई होप आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।